नमस्ते, सुप्रभातम। और देखो बच्चों, देखते ही सावन मास भी खत्म हो गया। दिन कैसे जा रहे हैं पता नहीं। आज हम फिर मिल रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी लेखन। आप कहानी लेखन को पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कहानी लेखन में क्या होता है। मुद्दे होते हैं और उन्हीं मुद्दों पर से हमें पूरी कहानी बनानी होती है। यहाँ पर भी आपके सामने आप देख ही रहे हो कि यहाँ आपको मुद्दे दिए गए हैं। उन मुद्दों पर से आपको कहानी बनानी है। तो चलो हम देखें कि मुद्दे क्या है। एक नगर में दो स्त्रियां एक ही बालक के लिए दावेदार। एक नगर, उस नगर का आप नाम भी दे सकते हो, जैसे राजपुर था, रामपुर था। उनमें दो स्त्रियां थी। अब दो स्त्रियां थी और एक ही बालक के लिए दोनों ही दावेदार थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आपस में टकरार होना। अब एक ही बालक के लिए दोनों ही स्त्रियां आपस में लड़ने लगी। अब मामला जो है वो कहाँ पहुंचा? न्यायाधीश के समक्ष पहुंचा। दोनों की जो तकरार हो रही थी, दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ, वो झगड़ा पहुंचते पहुंचते न्यायालय में पहुंचा, न्यायाधीश के पास पहुंचा। अब दोनों की बातें सुनकर न्यायाधीश को क्या करना था? न्याय देना था। बहुत ही कठिन बात थी, क्योंकि न्यायाधीश किसी को पहचानता नहीं था और ना ही उसे पता था कि इनमें कौन जो है वो सच्ची मां है। इसलिए दोनों की बात न्यायाधीश ने बहुत ही अच्छी तरह से सुनी। अब न्यायाधीश ने क्या न्याय दिया होगा? तो क्या न्याय दिया? उन्होंने न्याय दिया कि बालक के दो टुकड़े करके बांट लो। देखो कैसा न्याय दिया। पर न्यायाधीश जो थे वो समझदार थे, बात को समझ चुके थे कि इनमें सच्ची मां कौन है। इसलिए उन्होंने बहुत ही गंभीर फैसला सुनाया। क्या? कि बालक के दो टुकड़े कर दो। अब जो एक थी वो तो मौन रह गई, क्योंकि मन ही मन खुश हो रही थी कि ये बच्चा जो है वो किसे मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा। पर दूसरी जो थी वो रोने लगी, बिलखने लगी, विनती करने लगी, क्योंकि वो दूसरी ही क्या होगी? आप लोग कहानी के आधार पर, मुद्दों के आधार पर समझ गए होंगे कि जो दूसरी है वो रोने लगी और बच्चे को ना काटो ऐसे वो कहने लगी, विनती करने लगी कि इस बच्चे को वैसे क्या वैसा ही रहने दो, उसे काटो नहीं। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। अब न्यायाधीश समझ गए कि जो स्त्री रो रही थी वो कौन थी? वही सच्ची मां थी। मित्रों, कभी मां अपने बच्चे का बंटवारा सह सकती है? कभी मां अपने बच्चों का बंटवारा होते हुए भी नहीं देख सकती? तो अपने बच्चे के टुकड़े होते हुए वो कैसे देख सकती थी? इसलिए वो रोने लगी। उसे तो अपना बच्चा जिंदा चाहिए था, इसलिए उसने कहा कि मेरा बच्चा मुझे चाहिए नहीं। आप भले ही उस दूसरी स्त्री को अपना बच्चा दे दो, पर उसे काटो नहीं। पर यहाँ न्यायाधीश बहुत चतुर थे, समझदार थे। वह समझ गए कि माँ की जो ममता है वो बहुत ही ऊपर है। आप भी जब घर पर थोड़ा सा बुखार आ जाए, थोड़ी सी खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, तो आपकी मम्मी किस तरह से आपके आसपास रहती है। घर में भी मम्मी जो है, माँ जो है, वो सर्वोपरि है। हर दर्द को वो पहचान लेती है। आपको कहना भी नहीं पड़ता कभी कभी तो कि मुझे ये हुआ है। आपके मुंह को देखकर, आपको चेहरे को देखकर वो पहचान लेती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो दुविधा में है। तो यहाँ न्यायाधीश समझ जाता है कि जो रो रही है, बिलख रही है,
वही माँ जो है वो असली माँ है। और न्यायाधीश बहुत ही अच्छी तरह से न्याय करते हैं और रोती हुई जो माँ थी उसे उसका बेटा मिल जाता है। तो इस कहानी पर से आपको बोध क्या मिलता है? क्या बोध मिला आपको? कि माँ की ममता जो है वो सर्वोपरि है। आप ये भी लिख सकते हो, समझदार न्यायाधीश, न्यायाधीश का फैसला, ये भी शीर्षक आप दे सकते हो। तो आपने कहानी को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आप कहानी लिखते भी हो। तो पहले खास बात ये ध्यान रखनी है कहानी लेखन में कि यूं ही आपको कहानी शुरू करनी नहीं है। पहले उनके मुद्दे आपको अपनी लेखन की नोट में, लेखन विभाग में यह कहानी लिखनी है। आपको पहले मुद्दे लिखने हैं, उसके बाद आप कहानी को जो शीर्षक देना चाहते हैं वो शीर्षक लिखोगे। कहानी पूरी हो जाए उसके बाद आप बोध या सीख लिखोगे। उसके बाद कहानी पूरी होगी। वैसे ही कहानी यूं ही शुरू नहीं कर देनी है, खास बात ध्यान रखना, क्योंकि ये ढांचे पर से कहानी है, मुद्दे पर से कहानी है। जो आपको रूपरेखा दी जाती है उसी के आधार पर ही कहानी लिखी जाती है। हम उसमें अपनी मनगढ़ंत बातें लिख सकते नहीं हैं। हाँ, थोड़ी बहुत छूट छाट ले सकते हो, इसमें गांव का नाम लिख सकते हो, स्त्रियों का नाम लिख सकते हो, पर ज़्यादा मनगढ़ंत बातें इसमें लिख सकते नहीं हैं। तो आप कहानी लेखन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और लेखन विभाग में आप ये कहानी लिख लो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? सकुशल है ना? हम सब ने पाठ 5 बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया। अब उनकी भाषा सज्जता हम देखें। भाषा सज्जता में आप देखोगे तो यहाँ पर है सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार आप 7वीं कक्षा में पढ़ ही चुके हैं, फिर से मैं आपको सर्वनाम की व्याख्या के साथ साथ उनके प्रकार के बारे में भी जानकारी दे रही हूँ। तो सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने पहला जो उदाहरण है, हम पाठशाला जाएंगे, तो हम जो शब्द है वह सर्वनाम है और प्रकार होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या? तो जो सर्वनाम वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आपकी किताब में दूसरा है, यह मेरी किताब है। तो यह जो है वह कौन सा हुआ? निश्चयवाचक। यह मेरी ही किताब है, तो ऐसा निश्चय हुआ, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे है? तो वह दूर के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। आगे हम देखें तो तीसरा है, कोई आ रहा है। कोई है, पता नहीं है कौन है, तो उसके नाम पर से ही आपको पता चल जाएगा कि यह प्रकार किसका हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हुआ। तो सर्वनाम है कोई और प्रकार है अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक मतलब क्या? तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध ही न होता हो
उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, कोई आ रहा है, मुझे कुछ मिला। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करवाता वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। आगे अब हम चौथा जो है वो आपको पता चल ही जाएगा, तुम्हें क्या चाहिए, तो वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पांचवा जो है, यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। तो यहाँ जो यह और जिसने जो शब्द है वह शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जैसे जैसे, वैसे, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जो, सो आदि। तो आपकी किताब में जो सर्वनाम है उन सर्वनाम को हमने देख लिया। पहला और अंत में जो छठा वाक्य है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम भी है। तो निजवाचक सर्वनाम यहाँ कौन सा शब्द है? स्वयं शब्द जो है वो निज, निज मतलब खुद, अपने के लिए, अपने आप के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो निज सर्वनाम तो जो शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे निजत्व या अपनापन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह आप ही चला गया, वे खुद चले गए, मैं अपने आप पढ़ लूँगा। तो यह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम की व्याख्या और उसके हिसाब से आपने सर्वनाम को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया। सर्वनाम के प्रकार आपने समझ लिए। अब पेज नंबर जो है आपका 34 पर, पेज नंबर 34, वहाँ है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जो शब्द हैं उनका बहुवचन में क्या होता है वो हम समझेंगे। मैं कल गांव जाऊंगा, तो मैं का बहुवचन होगा हम। मेरी किताब कहाँ है, तो मेरी शब्द का बहुवचन होगा हमारी। तीसरा है उसे कल बुखार था, उनका बहुवचन होगा उन्हें कल बुखार था। चौथा है यह कौन है, यह शब्द का बहुवचन होगा ये। और तुम, तुझे क्या चाहिए, तो तुझे शब्द का बहुवचन होगा तुम्हें। तो उपर्युक्त रेखांकित शब्द मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम के एक वचन के रूप हैं, जबकि हम, हमारी, उन्हें, ये और तुम्हें उनके बहुवचन रूप हैं। तो आप समझ गए कि एक वचन में जो है मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे, तो उनका बहुवचन क्या होता है उसके सामने दिया गया है हम, हमारी, उन्हें, ये, तुम्हें। अब इसी के आधार पर से आपको जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वह करनी है। अब आप समझ गए आपका गृह कार्य क्या है, कि आपका गृह कार्य आपने जो सर्वनाम के प्रकार देखें आगे के पेज पर, बरोबर, ये सर्वनाम किसे कहते हैं, और हमने सर्वनाम के प्रकार भी देख लिए कि हम पाठशाला जाएंगे तो वह पुरुषवाचक है, यह मेरी किताब है निश्चयवाचक है, कोई आ रहा है अनिश्चयवाचक है, तुम्हें क्या चाहिए फिर से पुरुषवाचक है, और
पांचवा जो है यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम है। छठा जो है मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो वो पुरुषवाचक भी है और स्वयं शब्द आता है इसलिए वो निजवाचक भी है। तो आपको यह पांचवा पाठ जहाँ पूरा होता है उसके बाद यह गृह कार्य करना